हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। आज 2024 का पहला दिन है, हम लोग न्यू ईयर में हैं और हम लोगों ने न्यू ईयर के लिए रेजोल्यूशंस पहले से ले लिए हैं कि हम लोग अपना बॉडी क्लॉक सही करेंगे, रात में देर तक अब नहीं पढ़ेंगे और अगले 25 दिन तक या 1 महीने तक जब तक मेंस नहीं हो जाता उसी रूटीन को फॉलो करेंगे। सुबह 7 बजे उठ के और 2 स्लॉट में पेपर दे के करेंगे। रिवीजन सीरीज में अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वीडियोस ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। नोट्स और लेक्चर तुम्हें पता है कहाँ पे मिल रहे हैं। नोट्स और लेक्चर तुम्हें पता है कि dextercam.in पे जाके कोर्स पे जाके मिल जाएंगे। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत इंपॉर्टेंस है इस कंपाउंड के, इस चैप्टर की। क्योंकि जब से पी ब्लॉक के रिमूवल की बात आई है तो वेटेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग का ऑटोमेटिकली काफ़ी बढ़ गया है। अगर तुमने इस चैप्टर को कर लिया तो ये मान लो कि मेंस में कम से कम इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन और ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन तक इस चैप्टर के लगाने के लिए तुम्हें मिल जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने पूरा मेंस का पेपर करोगे इस वीडियो को देखने के बाद तो हर एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। शर्त यह है कि इस वीडियो को तसल्ली से पूरा देखा जाए और 2024 में हम लोगों की फैमिली को बड़ा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। ठीक है, ये मत सोचो कि कंपटीशन बढ़ जाएगा यार, ये तो गलत बात है ना। देखो, भलाई करो तो भला होगा। मैं भी सोचता कि मेरा कंटेंट सब लोग देख लेंगे तो फिर तुम लोग के पास तक कैसे पहुंचता। ठीक है, तो मैं तो सब पढ़ाता हूँ, है ना, ईमानदारी से। चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बात करते हैं। तो हमें पता है कि रिवीजन वीडियोस पीवाईक्यू सब कुछ आ रहे हैं और कल से वीडियो लगभग 2 वीडियोस आएंगे डेली, जिसमें एक में पीवाईक्यू होगा, एक में रिवीजन सीरीज चल रही होगी। तो दोनों तरह के बच्चों को आराम मिलेगा काफ़ी उससे, है ना। dextercam.in पे ही सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी देख सकते हो अगर मन करे। और हम लोग बात करना शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ज़्यादातर बातें इसकी लिखी हुई हैं, हम लोग इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट नोट पे। ये फर्स्ट टाइम व्यूअर के लिए नहीं है, किसी ने भी कहीं से भी पढ़ रखा है अगर उसके बाद अगर रिवीजन कर रहा है तो ही है ये, अदरवाइज़ ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अध्याय बैच के या निश्चय बैच के जाके वीडियोज़ को वहाँ से देखना है। वहाँ पे मैंने तसल्ली से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो केवल और केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जा रहे हैं, रिवीजन ही करेंगे इसमें, तो इसे ध्यान से देखना है। ठीक है ना। तो बेटर होगा कि तुम पीडीएफ लेके बैठो और फिर इस वीडियो को देखो, टिक करते जाओ, जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे हाईलाइट कर लो और उसे दोबारा से सुन लेना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन सब कुछ करूँगा लेकिन अ बिट फास्टर रेट, थोड़ा तेज़ी से चलेगा, तो फिर इस बात को मैनेज करना भाई, है ना। चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की। सॉल्ट कितने तरह के हो सकते हैं? सॉल्ट 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से सॉल्ट 3 तरह के होते हैं? सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सिंपल सॉल्ट वो होते हैं जैसे NaCl और KCl, जिन्हें पानी में डालने पे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे NaCl को पानी में डालोगे तो Na+ का टेस्ट देगा और Cl- का टेस्ट देगा, या KCl को पानी में डालोगे तो वो K+ का टेस्ट देगा या Cl- का टेस्ट देगा। इतनी बात क्लियर है। डबल सॉल्ट वो हैं जैसे K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, जैसे वाटर में डालने पे K+SO4 2- और Al+3 बनेगा, यानी कि ये भी कॉन्स्टेंट टाइम्स में ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन ये 2 सिंपल सॉल्ट से मिलके बने हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? डबल सॉल्ट कहेंगे। ये जो ऊपर बनी हुई है ये एलम है, इसका नाम क्या है? एलम है, ये पोटाश एलम है। अगर इसका नाम मैं लिख दूँ तो ये क्या है? ये पोटाश एलम है। ठीक है, जो यस्टरडे वीडियो डाला है 15 दिन वाला वो जरूर देख लेना भाई, है ना, वो जरूरी है बहुत तुम्हारे लिए, बहुत ढंग से मैसेज मैंने समझाया पूरी बात, तो उसे देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है? K4FeCN6 है। K4FeCN6 को जब पानी में डालेंगे तो ये 5 आयंस प्रोड्यूस करेगा, 4 K+ प्रोड्यूस करेगा। और अब ये Fe2+ और Cn- प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इनकी खास बात यही है कि अपने ये सारे कॉन्स्टेंट आयंस में नहीं टूटते हैं, कुछ ही पार्ट टूट पाता है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है अभी फिलहाल के लिए याद कर लेते हैं कि वो नहीं टूटता है, तो हम क्या लिख लेंगे? FeCN6 4- में ब्रेक हो गया। तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करनी है, सिंपल सॉल्ट या डबल सॉल्ट की बात यहाँ पे नहीं करनी है। तो हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सबसे अच्छा अपना सुंदर एग्जांपल है K4FeCN6। K4FeCN6 में जो ये नंबर है, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कहलाती है जो मेटल के साथ, जो मेटल है ब्रैकेट के अंदर, उसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और जो नॉन मेटालिक पार्ट है, यानी कि जो वैलेंसी है, जो दूसरी तरह के कंपाउंड से मेटल के अलावा, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी या लिगेंड्स कहते हैं। और जो बाहर है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर भी हो सकती है। ठीक, कोऑर्डिनेशन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर से जैसे मैच करती है। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो।
तो ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया और सेंट्रल मेटल एटम हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगे। एक एक करके इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन क्या है? द मेटल आयंस विच फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद एन एनाइन न्यूट्रल मॉलिक्यूल और पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज सेंट्रल मेटल आयन। मतलब कोई भी ऐसा मेटल आयन जो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल के साथ बॉन्डिंग करे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, उसे हम कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन। और हम उसे लिखेंगे कैसे? CMI लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल आयन को हम CMI लिखेंगे आगे से, ठीक। इन जनरल सेंट्रल मेटल आयन एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, क्योंकि ऑब्वियस बात है उसमें प्लस चार्ज होगा, तो कोई से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो वो कैसे एक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड। लिगेंड के साथ क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। समटाइम इट ऑल्सो डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द लिगेंड। वो क्या करता है? कभी कभी इलेक्ट्रॉन को भी लिगेंड वापस डोनेट कर देता है, और इसे हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। इसे हम क्या कहते हैं? एज इन बैक बॉन्डिंग। और इसे हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रॉन लेता भी है और देता भी है। इसे चैप्टर के एंड में हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब कि जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, मतलब जो पूरा डिब्बा बनाया है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा हुआ है यहाँ पे। कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। द पार्ट आउटसाइड द ब्रैकेट इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी और आयनाइजेबल वैलेंसी। जो पार्ट बाहर लिखा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी वैलेंसी या आयनाइजेबल वैलेंसी कहेंगे। जैसे K फॉर एफिशिएंसी में क्या हो गई? पहली प्राइमरी वैलेंसी हो गई, और CuNH3 होल 4 SO4 में SO4 प्राइमरी वैलेंसी होगी। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा कैटायनिक होगी। इट कैन बी कैटायनिक और एनायनिक, दोनों तरह की हो सकती है। बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसानी से, ठीक है यार। अब मैं स्लो तो नहीं करूंगा, ये तो बात तय है ना। स्लो करने का मतलब है कि बहुत सारा टाइम तुम्हारा ही बर्बाद होगा, मेरा भी। अभी तो क्रिस्प एंड रखते हैं फिक्स कि जल्दी जल्दी हम लोग इसे पढ़ के वाइंड अप करते हैं, फिर हम लोग आगे चैप्टर पर बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि लेंदी लेक्चर का मतलब है तो अब इतना समय नहीं बचा है ना। और कोई लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर मैराथन लो, बिल्कुल 200 क्वेश्चन वाली। बिल्कुल मैं उस पर काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा तीनों की, एक फिजिकल की, एक इनऑर्गेनिक की और एक ऑर्गेनिक की मैराथन भी करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो बिल्कुल। लेकिन बस तुम लोग इतना काम करो कि शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक। लिगेंड क्या है? न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस और मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन विद सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड लिगेंड। जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल, उन्हें हम क्या करें? लिगेंड करें। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड हम कर सकते हैं 3 तरह से। डेंसिटी या लिगेंसी के हिसाब से कर सकते हैं, चार्ज के हिसाब से कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग या डोनेटिंग टेंडेंसीज के हिसाब से। मतलब हम 3 तरह से कर सकते हैं। कैसे? डेंटेसी के हिसाब से यानी लिगेंसी के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग और एक्सेप्टेंट टेंडेंसी के हिसाब से। तो पहले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेसी और लिगेंसी। तो इसमें सबसे पहले आते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एट ए टाइम। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एट ए टाइम डोनेट कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे Cl- हो गया, Br-, I-, Cn-, OH-, SH-, अमोनिया, वाटर, CO2, CO2 नहीं है, CO है ना। ये सब क्या है? ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। और मोनोडेंटेड लिगेंड के अलावा इसके बाद पेरिडीन, H- सब क्या है? मोनोडेंटेड। मतलब ये क्या करेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएंगे। अब तुम्हें याद क्या रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से लिगेंड की डेंटेसी कितनी है, कि मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड। ये बात अगर नहीं ध्यान रख पाओगे तो समस्या में आ जाओगे, क्योंकि इससे डायरेक्टली रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में मिलने की संभावना है, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड कौन से? बाइडेंटेड लिगेंड कौन से? जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एट ए टाइम डोनेट कर सकते हैं विद डिफरेंट साइड्स। 2 अलग अलग साइड से, 2 अलग अलग आइटम से 2 लोन पेयर डोनेट करने हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। बात समझ में आनी चाहिए कि 2 अलग अलग साइड से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसे बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। बाई का मतलब होता है 2। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन इज EN को देखो हमने क्या लिखा है? NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये 2। अब जब बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो इन जनरल वो 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा होगा, ये बात ध्यान रखने की है। ऐसे ही ऑक्जेलेट को OX लिखते हैं, 110 फिनेंथ्रोलिन को हम लिखते हैं OFEN, ठीक है। ये नाम तुम्हें शॉर्ट फॉर्म भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा नाम लिख के नहीं आएगा, छोटा नाम लिख के आएगा, और उसे देख के तुम्हें फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एसिटाइल एसीटोनेट की। ये थोड़ा नाम इसका ध्यान रखना है। एसिटाइल एसीटोनेट का ACAC लिख के आता है, लोग परेशान हो जाते हैं ना। तो ACAC एसिटाइल एसीटोनेट। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिमेट। ये सॉल्ट एनालिसिस में भी काम आएगा, ठीक। तो
DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट हो गया, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट में नाइट्रोजन डोनेट करता है, ऑक्सीजन डोनेट नहीं करता है। डोनर आइटम कौन है? नाइट्रोजन है। इसमें लिख देते हैं डोनर आइटम इज नाइट्रोजन नॉट ऑक्सीजन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोनर आइटम इज नाइट्रोजन एंड नॉट ऑक्सीजन। ठीक, इस बात को बहुत इम्पॉर्टेंट देखे हुए हम लोग इसे याद रखेंगे, है ना, आगे काम आएगा ये। फिर 2 डाइपिरिडिल ले लेते हैं। डाइपिरिडिल मतलब DIPY। ठीक, इसी तरह से ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट मतलब ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड था उसके से। ट्राइडेंटेट मतलब 3 लोन पेयर एट ए टाइम डोनेट कर सकते हैं, तो हम ट्राइडेंटेट कहेंगे। जैसे टर्पिरिडिन, टर्पिरिडिन को हम टर्पी कहते हैं, टर्पी वाला टर्पी नहीं जो तुम समझ रहे हो, है ना। ठीक, फिर बहुत बोलना पड़ता तो गला बैठ जाता है ना। डाइएथिलीन ट्राइमीन लिखें तो डाइएथिलीन ट्राइमीन को डाइन कहेंगे। डाइन माने चुड़ैल नहीं है, डाइन मतलब डाइएथिलीन ट्राइमीन है, तो DIEN लिखेंगे इसे। ठीक, फिर इसके बाद आता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड कौन सा होता है? विच कैन डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एट ए टाइम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसमें डोनेटिंग साइट्स कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अब ये हेक्साडेंटेट है तो ये दिखेगा कैसे? हेक्साडेंटेट है तो इस तरह से दिखेगा। अब इसमें जो अगर तुम देखोगे तो जो एक प्लेन है वो ये बना हुआ है, प्लेन एक, तो ये प्लेन आ गया। अब देखो एक एटम ऊपर से आ रहा है, अगर इसे देखो यहाँ से, तो एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो तुम्हें ये 6 एटम एक प्लेन में मतलब ऑक्टाहेड्रल बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड से। आगे बात करते हैं, आगे बात आती है एम्बीडेंटेड लिगेंड की। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास 2 एटम्स हैं डोनेशन के लिए, लेकिन एट ए टाइम एक ही एटम से डोनेट कर सकते हैं। इनके पास 2 एटम है डोनेट करने के लिए, लेकिन एट ए टाइम कितने से डोनेट कर सकते हैं? केवल एक से। दोज लिगेंड्स व्हिच हैव 2 डिफरेंट एटम्स फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट कैन डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। जैसे साइनाइड एक बार कार्बन से कर सकता है तो हम इसे कहते हैं साइनाइड, और जब वो नाइट्रोजन से डोनेट करता है तो इसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। ऐसे ही NO2 को देखो तो O- जब डोनेट करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नाइट्राइटो, और इसे O कहते हैं, और इसे नाइट्राइटो N कहते हैं। ऐसे ये थायोसाइनाइड है और ये आइसोथायोसाइनाइड है। तो इनके पास 2 एटम है डोनेट करने के लिए, लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनेट कर पाते हैं, तो इन्हें हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, याद रख पाओगे। फिर बात आती है चैलेटिंग लिगेंड्स की। चेलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। चेलेशन का सिंपल मतलब है क्या? रिंग फॉर्मेशन। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हुज स्ट्रक्चर परमिट्स द अटैचमेंट ऑफ 2 और मोर डोनर साइड्स टू अटैच टू द सेम मेटल साइमल्टेनियसली दस क्लोजिंग 1 और मोर रिंग्स आर कॉल्ड चेलेटिंग लिगेंड्स। मतलब क्या हो रहा है कि जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं तो क्या कर रहे हैं? एक या एक से ज़्यादा रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और रिंग फॉर्मेशन को हम चेलेशन कहते हैं। ठीक है, और चेलेशन से क्या होता है? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल अगर हम EN का लें तो जैसे 5 मेंबर की रिंग बना दी। सल्फेट चेलेशन नहीं कर पाता है, रीजन बीइंग क्योंकि उससे 4 मेंबर की रिंग बन रही है, और हम लोग कितनी तो ऑर्गेनिक पढ़ लिख गए हैं कि 4 मेंबर की रिंग स्टेबल नहीं होती है, 5 मेंबर की रिंग ही बनानी होती है। ठीक, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर हम चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स करें तो निगेटिवली चार्ज लिगेंड कौन से होते हैं? जैसे F- Cl- Br- OH- Cn- SH- O2-, O2 और O2-, साइनाइड, थायोसाइनाइड, ये कैसे निगेटिवली चार्ज लिगेंड है। मतलब किसी पे भी निगेटिव लगा दो वो लिगेंड बन जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन वो केमिकली सही होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कहीं पे भी ठोक दो तुम निगेटिव। तो निगेटिव लगाना ऐसी जगह पे जहाँ से वो केमिकली सही हो। अब जैसे O2- को कहते हैं परऑक्साइड, O2- को कहते हैं, अब O2- है, ठीक है, और O2- है, ठीक। तो O2- को कहते हैं परऑक्साइड, O2- को कहते हैं सुपर ऑक्साइड, और O2- को कहते हैं सुपर परऑक्साइड। ठीक, मतलब ऑक्साइड कहते हैं O2- को, O2- को कहते हैं सुपर ऑक्साइड, और O2- कहते हैं परऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स कैसे हो गए? न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे हो गए अमोनिया, वाटर, EN, डाइन, PHE, CO, PF3, बेंजीन, ये सब क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड ज़्यादा नहीं होते, NO+ और NO+ को कहते हैं नाइट्रोसोनियम आइन। जब भी IUM लग जाए तो समझ लो कि हाइपर वैलेंसी शो कर रहा है, जैसे हाइड्रोजीनियम आइन। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोनेट करने की टेंडेंसी में तो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि उन पर पहले से ही चार्ज है, वो डोनेट बेचारे क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी 1-2 हैं, वो देख लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ डोनर और एक्सेप्टेड टेंडेंसीज, तो ऐसे लिगेंड्स विच कंटेन पाई ऑर्बिटल कैन रिसीव बैक डोनेशन फ्रॉम द मेटल। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने के बाद पाई बॉन्डिंग भी है तो क्या कर सकते हैं? बैक डोनेशन से मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। जैसे अगर हम CO, CN, NO इन्हें देखें तो ये क्या करते हैं?
कार्बन ने इसे इलेक्ट्रॉन दिया। अब अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो इसे बैक डोनेशन कर सकता है यहाँ से। तो CO इज ए सिग्मा डोनर और क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है, पाई स्टार ऑर्बिटल में कर रहा है, इसे हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। या फिर लिगेंड के पास बैक डोनेशन के लिए जगह ही ना खाली हो, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे F माइनस ने ले लिया तो F के पास d ऑर्बिटल तो है नहीं, जब d ऑर्बिटल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, लेने की कोई व्यवस्था ही नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा, केवल इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऐसे लिगेंड जो जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब ऐसे लिगेंड्स जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और ऐसा हम लोग कर चुके हैं जब हम लोगों ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा था मतलब हाइड्रोकार्बन्स में, तो हमने ये काम करके देख लिया था। तो जैसे अगर हम सिस प्लेटिनम बना दें, जिस सॉल्ट कह दें इसे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा जी सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो इसमें लोन पेयर नहीं, क्या कर रहा है, बॉन्ड पेयर जो है वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू लिगेंसी। सिंपल है। अगर K4 एफिशिएंसी की निकालनी है तो चलो मैं थोड़े से इरेज करके तुम्हारे लिए फिर से निकाल के दिखा देता हूँ, है ना, ये सब हटा देता हूँ, फिर से निकाल के दिखा देता हूँ क्या कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है तो क्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 6 और लिगेंसी कितनी है 1, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक। COEN में देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ लिगेंड्स है 3। और EN कैसा है, EN इज बाइडेंटेड लिगेंड, EN कैसा है बाइडेंटेड लिगेंड, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गई। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंड्स है। और CL कैसा है मोनोडेंटेड लिगेंड, इसीलिए तुम्हें लिगेंसी पता होनी चाहिए। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, सिंपल ऐसे ही पूछ सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर हम ऊपर वाले केस ले लें तो इसमें अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो तो पोटेशियम की कितनी होती है 1, आयरन की हमने x मान ली, साइनाइड की -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक। इसकी निकालो जरा, तो इसकी x हो गई प्लस EN की कितनी हो गई 0 इंटू 2 0 इंटू 3 इज इक्वल टू +3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3 आ गई। क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड था उसकी कोई ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्लेटिनम की निकालो तो प्लेटिनम की x हो गई, साइनाइड की मतलब Cl की -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2। अच्छा, ये वो कमेंट करके बताओ कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकती है मेटल की, अगर हाँ तो कब तुमने देखी है, याद आ रहा है, अगर रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हें याद आ रहा है कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देखी हो मेटल की, जरूर कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात तो हम लोगों ने निकाली ली। अब हमें जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग, तो हम लोग निकाल लेते K4 एफिशिएंसी तो हमने निकाली थी भी, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई थी +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई थी 6, ठीक, ये तो अभी निकाली थी। अब कॉपर अमोनिया सल्फेट का निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई, अमोनिया के नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने 4 और लिगेंसी कितनी है 1, तो आ गई 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, x प्लस अमोनिया को तो 0 होता है, तो 0 इंटू 4 इज इक्वल टू, और सल्फेट का कितना है -2, सल्फेट कितना है -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पे +2 लिख दी, ठीक। NiCO4 में देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई 4, लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लिगेंसी 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई 4 आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं, CO की होती है 0 0, CO की 0 क्यों है, क्योंकि CO कैसा है न्यूट्रल लिगेंड है, इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक। Ni2CN4 को निकालेंगे तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी भाई लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 4 लिगेंड है, CN के कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है, इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई 1 इंटू 2 प्लस निकल की x मान ली, साइनाइड की -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो +2 लिख दी यहाँ पर, ठीक। K2HgI4 ले लेते हैं, K2HgI4 की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, और ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी 1 इंटू 2 प्लस x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में करते हैं। तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, रूल्स के बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर 4-5 कंपाउंड के लिख के देख लेंगे, बाकी तुम्हें PYQ सेशन में मिलेगा तो तुम वहाँ से सीख जाओगे, ठीक है। तो कह रहा है इन कॉमन सॉल्ट्स
कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनाइन। ये तो कॉमन बात है कि भाई पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कैटाइन का, फिर लिखते हैं एनाइन का। जैसे सोडियम क्लोराइड लिख रहे थे ना, तो कैटाइन पहले लिख रहे थे, एनाइन बाद में लिख रहे थे। इफ द कॉम्प्लेक्स आइन कैटाइनिक और एनाइनिक, द लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का नाम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज इंडिकेटेड इन रोमन न्यूमरल्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स, ठीक, इन द ब्रैकेट, ठीक, आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिटर्न एज जीरो, क्योंकि रोमन में जीरो नहीं लिख सकते तो जीरो दिया मेरे भारत ने, तो वो जीरो लिखेंगे हम लोग, है ना। इन केस ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस नेम इट इज नेम एज वन वर्ड। जैसे अगर NiCO4 का नाम हमें लिखना हो तो टेट्रा निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो लिख देंगे सीधे सीधे। देयर शुड बी स्पेस बिटवीन द नेम ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन और एनाइन के नेम के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक देन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज रिटन बाय एडिंग ए सफिक्स 8 इन द नेम ऑफ द मेटल। क्या करेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा कैसा एनाइनिक है तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन के नाम के मेटल के नाम के अंत में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, ATE, ठीक है, नाम क्या गया। जैसे आयरन को आयरनेट नहीं लिखेंगे गवार लोगों, क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। जिंक को क्या लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे भाई लोग। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट लिखेंगे। गोल्ड को गोल्डेट नहीं लिख देना, है ना, गोल्डेट नहीं होता, ऑरेट होता है ना। मर्क्यूरेट लिखेंगे, अर्जेंटेट लिखेंगे, सिल्वरेट नहीं लिखना, क्रोमेट लिखेंगे, ठीक। इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज देन द नेम इज रिटन एज सच, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड करने के लिए if there are two or more different kinds of ligands are present then they are named in the alphabetical order। उन्हें हम क्या करेंगे, लिगेंड्स के नाम में अगर जैसे एमाइन आ गया और साइनाइड आ गया तो पहले एमाइन लिखेंगे फिर साइनाइड लिखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि 2 एनाइन है, 2 एमाइन है या 3 साइनाइड है, इससे कोई फर्क नहीं, एमाइन को पहले लिखेंगे। इफ अ पर्टिकुलर लिगेंड इज मोर देन वन टाइम इन द कॉम्प्लेक्स देन द नंबर इज इंडिकेटेड बाई, अगर 2 है तो उसके लिखेंगे डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इस तरह से लिख देंगे, ठीक। इफ द नेम ऑफ द लिगेंड कंटेन्स बाई डाई ट्राई, अगर नाम में ही आ जैसे एथिलीन डाइमीन में डाई पहले ही आ गया तो डाई एथिलीन डाइमीन लिखना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, नहीं सही रहेगा। तो उस टाइम के लिए हम 2 को क्या लिखते हैं, बिस, 3 को क्या लिखते हैं, ट्रेस, 4 को लिखते हैं टेट्राकेस और 4 को लिखते हैं, 5 को लिखते हैं पेंटाकेस। किसकी स्पेलिंग KIS है, पेपर में KISS लिख के आ जाए तो मत कर देना, नहीं तो फिर तुम्हें 0 मिल जाएगा। जैसे अगर ZnEn2+2 का लिखना हो तो इसका नाम लिखेंगे बिस एथिलीन डाइमीन जिंक 2 आयन। अगर हम कोई चार्ज मतलब केवल कॉम्प्लेक्स में कैटाइनिक या एनाइनिक दिया तो उसमें हम आयन लिखेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एनाइनिक लिगेंड कैसे करेंगे, एनाइनिक लिगेंड में क्या करते हैं, नाम के आगे हम क्या करते हैं, ई हटा के ओ लगा देते हैं। जैसे हाइड्राइड को क्या लिखेंगे, हाइड्राइडो, ऑक्साइड को ऑक्सो लिखते हैं, ऑक्साइडो नहीं लिखते, ऑक्सो लिखते हैं। परऑक्साइड को परऑक्सो, हाइड्रोक्साइडो, फ्लोराइडो या फ्लोरो, क्लोराइडो या क्लोरो, ब्रोमाइडो या ब्रोमो, आयोडाइडो या आयोडो, साइनाइडो या साइनो, नाइट्रेट को नाइट्रेटो लिखते हैं, ग्लाइसिनेट को ग्लाइसिनेटो लिखेंगे, सल्फेट को सल्फेटो लिखेंगे, ठीक। और न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम एज सच लिख दिए जाते हैं विद सम कॉमन नेम, जो हम उन्हें बता दे रहे हैं कौन कौन से कॉमन नेम के हिसाब से लिखने हैं। इन जनरल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस मस्ट नेम डू नॉट चेंज विद सम स्पेशल नेम। जैसे वाटर को लिखते हैं एक्वा, अमोनिया को एमाइन लिखते हैं, AMMINE लिखते हैं एमाइन। अमोनिया को क्या लिखते हैं, एमाइन लिखते हैं। CO को कार्बोनाइल, NO को नाइट्रोसाइल, फिर पेरिडीन, मिथाइलमीन, डाईऑक्सीजन, फॉस्फीन, एथिलीन डाइमीन को एथिलीन डाइमीन, यूरिया को यूरिया, इस तरह से लिख देता है, ठीक है। तो अब इनके नाम अगर हमें लिखने हो तो जो ऊपर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाली थी उन्हीं के हम नाम भी लिख के दिखा देते हैं। तो मैं फटाफट, जैसे अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे, पहले एनाइन का लिखेंगे, पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हमें पहले से पता है तो हम लिखेंगे पोटेशियम। अब पोटेशियम के साथ हम टेट्रा वेट्रा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पोटेशियम। कैटाइन और एनाइन के बीच में नाम में स्पेस होगा, फिर लिखेंगे हेक्सा साइनो फेरेट 2। समझ में आई बात, हेक्सा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। जो प्राइमरी वैलेंसी वाले हैं उनमें बाई ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑक्सीडेशन नंबर खुद ही मैनेज कर लेगा, ठीक। अगले का नाम क्या लिखेंगे, अगले का लिखेंगे क्या, पहले लिगेंड का नाम तो लिखेंगे टेट्रा AMMINE एमाइन कॉपर 2। और अब क्योंकि कैटाइन आयन को अलग अलग लिखना है तो सल्फेट दूर लिख देंगे, इसे थोड़ा सा इधर सरका लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन की स्थिति ना बने, ठीक। तो ये बन गया सल्फेट,
ठीक, ऐसे अगले का क्या लिखेंगे, ये तो अभी लिखा था, क्या लिखा था, टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो। ठीक, अगले का नाम क्या लिखेंगे, अगले का लिखेंगे पोटेशियम, फिर स्पेस टेट्रा साइनो, अब निकलेट लिखेंगे इसे, और 2। ठीक, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 2 लिखेंगे इसे। ठीक, तो ज़्यादा किनारे चला गया, दिख नहीं रहा होगा इसलिए। ठीक, इसी तरह से इसके क्या लिखेंगे, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट 2। ठीक, तो ये नाम लिख के दिखा दिए, बाकी प्रैक्टिस सेशन में तो अपने आप कर लोगे, और ज़्यादा नाम देखने हो तो फिर शीट कर लेना, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ तक बात कर चुके हैं, वर्नर थ्योरी पे आ जाते हैं। वर्नर थ्योरी क्या करती है, मेटल जो होते हैं वो दो तरह की वैलेंसी पोजेस करते हैं, कौन कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है, और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है। तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट रन किया, COCl3.6 अमोनिया को AgNO3 से रिएक्शन कराई, तो उसे लगा कि सारा का सारा AgCl प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए, लेकिन हर बारी ऐसा नहीं हुआ। ठीक, जब सारे क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी में थे तो 3 मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट हुए, जब 2 बाहर थे तो 2 हुए, और 1 था तो 1 हुआ। जब तीनों Cl अंदर हो गए तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है, अमोनिया को होल्ड करने के लिए कोई ना कोई चार्ज हमें चाहिए होगा, तो ये वोंट फॉर्म, ये बात ध्यान में रखने की है कि दिस वोंट फॉर्म। ठीक, खास बात थी मजे की बात कि जो इन कॉम्प्लेक्सेस के कलर थे वो भी अलग अलग थे। प्राइमरी वैलेंसी को हमने डॉट लाइन से दिखाया है, लिख देते हैं यहाँ पे, ये डॉट डॉट लाइन है, ये क्या है, ये प्राइमरी वैलेंसी है, और जो सॉलिड लाइन है वो क्या है हमारी, सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, तो ये येलो कलर का था। जब Cl हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह आ सकता है, तो एक Cl को हम हार्ड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से दिखाया है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा Cl अंदर या बाहर है। तो ये पर्पल कलर का हो गया था, जब 2 Cl आ गए तो ग्रीन या वायलेट कलर का हो गया। तो ये वर्नर थ्योरी की थोड़ी सी बात थी, ज़्यादा इसे डिटेल में करने की जरूरत नहीं थी। मेन बात आती है बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो हमें 3 तरह की थ्योरी पढ़नी होनी चाहिए वैसे, कि VVT, CFT और LFT। लिगेंड फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल हमें 2 पढ़नी है, VVT और CFT। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आ गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहता है कि this theory tells us about the hybridization of the complex as well as the shape of the complex। hybridization और हमें shape बताती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो ये तो केमिकल बॉन्डिंग वाली बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp, और शेप कैसी आ जाएगी, लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2, और शेप आ जाएगी कैसी, ट्राइगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp3 या d3s या dsp2, और इसकी शेप कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल। 2 केस में क्या आएगी, टेट्राहेड्रल, और DSP2 में आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक, 5 है तो DSP3 या sp3d दोनों ही केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या TVP कहेंगे, और 6 में sp3d2 या d2sp3, यानी कि दोनों ही केस में से क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों ने गलत पढ़ लिया होगा, गलत पढ़ा दिया गया होगा, ये सही लिखा है, ये मैं जानता हूँ, है ना। और इसका अगर किसी को मेरे साथ डिस्कशन करना है तो बिल्कुल मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को गलत प्रूफ करो। sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ये क्या हो गया, spx और py या pz में से कोई होगा। sp2 है तो s होगा, px py होगा, या py pz होगा, या pz और pz px होगा। ठीक है, pzx होगा। sp3 है तो s px py pz होगा। अगर d3s है तो उस टाइम पे x dxy dyz dzx और s होंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमने गलत पढ़ लिया हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, अगर dsp2 है तो क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, s px और py, और sp3d2 है तो d s px py pz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और जो तुमने गलत पढ़ा होगा वो ये वाला हो सकता है कि d2sp3 लिखा हो, d2sp3 करें, इसमें तो क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
डी जेड स्क्वायर एस पी एक्स पी वाई और पी जेड। अगर हम एक और कॉन्फ़िगरेशन लिख दें यानी कि एस पी थ्री डी थ्री भी लिख दें यहीं पे, तो उसमें क्या होगा, एस होगा, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, डी जेड स्क्वायर होगा और डी एक्स वाई होगा। ठीक है, ये तीन ऑर्बिटल यूज होते हैं। ये गलत हो सकता है, तुम्हें गलत बता दिया हो, किसी ने बता दिया हो डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम थोड़ी सी बुद्धि लाओगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा अपना। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस 6। अब जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिगेंड की डोनेशन की टेंडेंसी कितनी है, कितने स्ट्रेंथ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जैसे कार्बन डोनर सबसे बेहतर डोनर होते हैं, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर और फिर हेलोजन डोनर। तो अगर हम देखें तो सी एन और सी ओ कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ई एन और अमोनिया भी क्या तक क्या है, स्ट्रॉन्ग, और सी टू ये सब कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक, तो FeCl6 4 माइनस है। FeCl6 4 माइनस में अगर कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रही है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है। तो हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब Cl कैसा है, Cl माइनस इज ए वीक लिगेंड, इज ए वीक फील्ड लिगेंड। Cl माइनस कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो क्या होता है कि अगर हम इसके डी ऑर्बिटल्स बना लें तो 3D हो गया ये हमारे पास। ठीक, तो 3D बन गया, 3D बन गया। तो 3D में कैसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आए। हम होन्स रूल को फॉलो करते हुए पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे फिर। ठीक है, फिर हमारे पास था 4s और 4p, खाली ऑर्बिटल्स भी हैं उन्हें भी लिख लेता है, और 4d। ठीक, तो ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। अब Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, वो कोई पेयरिंग वगैरह नहीं करवा पाता है। तो क्या करेगा, वो जो ऑर्बिटल यूज करेगा वो 4s 4p 4d यूज करेगा। तो उसने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज किए, 6 ऑर्बिटल यूज करने थे, 4s 4p और 4d यूज करे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2, sp3d2 आ गया। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया तो शेप इसकी क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन। अब सब इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2। ठीक, शेप क्या आ गई, शेप आ गई ऑक्टाहेड्रल। ठीक, एक चीज हमें निकालनी होती है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला म्यू लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन में, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए म्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4+2 यानी कि √24 बोर मैग्नेटॉन, इतना ही छोड़ देता है। ठीक, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इसे हाई स्पिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लो स्पिन होने की टेंडेंसी, हाई स्पिन मतलब जिसमें पेयरिंग ना हुई हो उसे हम हाई स्पिन कहेंगे, जिसमें पेयरिंग ना हो रही हो और होने की प्रोबेबिलिटी हो उसे हम हाई स्पिन कहेंगे। अदरवाइज हाई स्पिन या लो स्पिन कहने का कोई मतलब नहीं बनेगा। और कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो आउटर वाले यूज हुए हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें FeCl6 4- के लिए पता होनी चाहिए थी। अब इसी तरह से FeCN6 4- ले लिया, तो CN6 4- में ध्यान से देखोगे तो इसका जो Cn- है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, विल कॉज पेयरिंग, विल कॉज पेयरिंग। अब ये पेयरिंग करेगा तो क्या होगा भाई, हम लोगों को फिर से डी ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। जब पेयरिंग होती है तो होती कैसे, इस बारे में अब चर्चा हो पाएगी हम लोगों की, क्योंकि पेयरिंग वाली एक चीज़ आ गई है हमारे पास। तो 3D 4s 4p और 4d
यही ऑर्बिटल खाली है 3D सीरीज के लिए हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं। 3D 4s 4p और 4d। ठीक, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग शुरू हुई तो हमने सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। अब Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो क्या करता है, 3D वाले लास्ट 2 ऑर्बिटल्स को पेयर करा देता है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देता है अपने पीछे वाले ऑर्बिटल्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होके यहाँ चला गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर होके यहाँ चला गया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई होगी, कि ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया और ये भी पेयर हो गया। तो जब अब Cn माइनस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे तो वो कहाँ करेगा, अंदर वाले 2 ऑर्बिटल में यूज करेगा। क्यों, क्योंकि उसने पेयरिंग कराई, जगह खाली करवाई, और जगह इसलिए खाली करवाई क्योंकि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल थे और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पेयरिंग कराने से क्या होगा, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ेगी। तो Cn ने पेयरिंग कराई तो इसने कैसा हाइब्रिडेशन यूज किया, D2sp3। तो इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, इसके बारे में भी सारी जानकारी लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया D2sp3। शेप आ गई कैसी इसकी, ऑक्टाहेड्रल आ गई। ठीक, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया √n/n+2। अब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई सीधे 0, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक, तो अब इसमें सब कुछ पेयर हो गया तो हम कहेंगे कैसा ये कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक इन नेचर है और कैसा बना है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है। देखो इसमें सारे पेयर हो गए ना, मैंने कहा ना जब पेयरिंग में ये पॉसिबिलिटी होगी हम पेयर करा सकते हैं या नहीं करा सकते तो उसे लो स्पिन या हाई स्पिन कहेंगे। तो ये कैसा बन गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। कैसा बन गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। और कैसा बना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 6 की बात कर रहे हैं तो हम अगर क्रोमियम का केस देख लें तो क्रोमियम के केस में देखो वाटर कैसा है, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हमने ये याद कर लिया, अगर मान लो गलती से क्या हमें पढ़ाया गया कि वीक फील्ड लिगेंड हो तो कभी भी पेयरिंग नहीं होती और हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो कि हमेशा ट्रू नहीं है, इसीलिए मैंने ये ऐसा केस लिया। देखो जरा भाई, तो डी ऑर्बिटल बनाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d3, 4s बना लिया, 4p बना लिया और 4d बना लिया। ईमानदारी से धीमे करना है सवाल को, बहुत तेज़ी से करने से क्या होता है कई बार गलती हो जाती है। तो 3d3 बनाया तो 3d3 बना दिया। अब वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन यह ध्यान से देखो यार कि आउटर मोस्ट जो मतलब 2 लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है 3d वाले, वो उनमें तो जगह खाली, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पेयरिंग वेयरिंग कराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहीं पे इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। तो इसने क्या कहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ दिए, तो क्या बन गया, D2sp3 बन गया। D2sp3 बना। अब D2sp3 बना तो म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया √3 × 3+2, यानी कि √15 बोर मैग्नेटॉन। शेप कैसी आ गई, शेप आ गई ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा आया, पैरामैग्नेटिक आया। पैरामैग्नेटिक आया और क्या आया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। अब इसमें लो स्पिन या हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे क्योंकि 2 ऑर्बिटल खाली है, ये कभी पेयर नहीं होगा, तो ये हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये इसे लो स्पिन या हाई स्पिन कहने की कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इसमें लो स्पिन कर ही नहीं सकते तुम। जैसे क्रोमियम+3 का केस ले लो, क्रोमियम+3 का केस ले लो, किसके साथ, साइनाइड के साथ। तो मैं तो स्मार्ट काम कर सकता हूँ, तो यहाँ से कॉपी मारता हूँ इसे और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ इसे। तो क्रोमियम में जब +3 लिया तो साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इन्हें क्या पेयरिंग कराने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि साइनाइड को पेयरिंग तब करानी पड़ती जब आखिरी वाली 2 सीट ना खाली हो। अगर सीट खाली है तो खामोखाम में क्यों लड़ेगा? तो कभी नहीं लड़ेगा। तो सब कुछ सेम ही आएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो D3 के केस में। तो इस बात को मैंने हाईलाइट करने के लिए लिखा भी है क्या कि इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज D1, D2 और D3, ये लिखा हुआ इन case of coordination number 6, then the hybridization will always be D2sp3 irrespective of the presence of ligand। कोई सा भी ligand present हो वो हमेशा कैसा आएगा? D2sp3 ही आएगा, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी, है ना। अब FeCN6 अगर हमने देखो FeCN6 3- लिया तो क्या हुआ कि इसमें भी क्या आया? Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, D5 आया। Cn कैसा था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो उसने क्या किया? आखिरी वाले 2 इलेक्ट्रॉन को भेज के क्या करा दी? पेयरिंग करा दी। तो इसने D2sp3 बनाया, लेकिन इसके पैरामैग्नेटिक आया। तो कुछ भी रटेंगे नहीं, जैसी सिचुएशन बनेगी वैसे ही बोलेंगे, ठीक। अब हम इसे कह सकते हैं ये इनर ऑर्बिटल है, पैरामैग्नेटिक बना तो कैसा है? लो स्पिन बन गया ये, क्योंकि इसके हाई स्पिन होने की संभावना थी। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और कैसा बना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक। अब Ni वाटर को देख लो। Ni वाटर में वाटर कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर कैसा है? वीक फील्ड। अब D8 में लिया। अब अगर एक सीट खाली भी करा लोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वाटर वैसे वीक है तो कोई खाली कराएगा नहीं, तो उसने क्या किया? 6 के 6 ऑर्बिटल बाहर वाले यूज कर लिए, sp3d2 बना दिया, पैरामैग्नेटिक हो गया और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। इसमें भी इनर ऑर्बिटल बनने की कोई संभावना नहीं। अमोनिया कैसा? अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, +2 स्टेट में अगर इसे एक पेयर करा भी दे तो एक ही सीट खाली होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा ना पड़ेगा? DsP3d आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल D के सेम ही सब शेल के यूज होंगे, सेम ही शेल के यूज होंगे, या तो 3D हो जाएंगे या फिर 4D हो जाएंगे। तो उसने पेयरिंग नहीं कराई और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो हमें केवल जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है वो D4, D5, D6 ही सिस्टम्स में चेक करनी है। D4, D5, D6 ही सिस्टम्स में चेक करनी है। इनफैक्ट D7 में भी चेक कर सकते हैं, D7 भी लिख लो इसमें। इन्हीं में चेक करनी है, बाकी किसी में चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। बाकी किसी में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। D7 में भी नहीं पड़ेगी, वैसे D7 में बन जाएंगे, नहीं पड़ेगी ज़रूरत, तो D6 ही रहने देता है, ठीक है। D8 या लिख लो यहाँ पर, D7 चेक कर ही लेना। अब इन केस ऑफ D8, D9, D10 सिस्टम हमेशा कोऑर्डिनेशन 6 में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3d2 ही आएगा, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, हमेशा लिगेंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात आती है। जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर ली, वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की भी डिस्कशन कर लेता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने केस ले लिया Cl-। अब Cl- कैसा है? Cl- तो वीक लिगेंड है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमें 2 ऑर्बिटल अंदर वाले खाली चाहिए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें एक ही ऑर्बिटल अंदर वाला खाली चाहिए होगा। तो 3d8 कैसा आ जाए? ये 3d8 ऐसा बना लिया। हुंस रूल फॉलो करते हुए भरेंगे, मेरे देख के मत भर लेना, है ना। 4s और 4p। अब Cl वीक लिगेंड है तो क्या करेगा? पेयरिंग नहीं कॉज करेगा, तो क्या बना देगा? sp3 बना देगा। शेप कैसी आ जाएगी? टेट्राहेड्रल आ जाएगी, और जो म्यू की वैल्यू है वो √2 × 2 + 2 यानी कि √8 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगी। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है। अब NiCN4 ले लें, तो हम क्या करें? इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लें बढ़िया से। अब NiCN4 लिया। NiCN4 में सब कुछ फटाफट करते हैं जिससे समय की बचत हो जाए थोड़ी। यार इससे मतलब किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी, ठीक। NiCN4 में भी एक सब कुछ सेम होगा। अब NiCN4 में जो डिफरेंट होगा वो ये होगा कि Cn कैसा है? Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn कैसा है? Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn- क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग क्या? वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है।
अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होगा कि ये अपनी आखिरी सीट को खाली करा लेगा, उसे एक ही सीट चाहिए अंदर वाली। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 सीट खाली चाहिए थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक ही सीट खाली चाहिए, है ना। तो जब इसने सीट खाली कराई तो क्या करा, तो इसने क्या करा, इसने सीट खाली करा के पेयरिंग करा दी और एक जगह खाली हो गई। ठीक, अब एक जगह खाली हो गई तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया DsP2। तो ये कैसा बन गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया। स्क्वायर प्लेनर बना और क्या बन गया, ये स्क्वायर प्लेनर बना और क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना और क्या बन गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। सब कुछ पेयर हो गया, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस तरह से हम इस सबके बारे में लिख सकते हैं। NiCO4 थोड़ा स्पेशल केस है। NiCO4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है असल में वो 0 है। CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग डोनर है। कैसा है, CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग डोनर। तो जब Ni2+ इसमें बनाया हमने, तो Ni2+ इसमें इस तरह से बनेगा। अब क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग डोनर है, इसके तो s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है अभी भाई, खाली तो हुआ नहीं, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि s वाले इलेक्ट्रॉन्स को पीछे भेज देता। जब s वाले, क्योंकि s ऑर्बिटल तो हमें खाली ही चाहिए बॉन्डिंग के लिए, अगर s ऑर्बिटल भी खाली नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को पीछे भेज दिया उठा के। ठीक, तो जो बॉन्डिंग होगी वो यहां से होगी और ये क्या बन जाएगा, ये sp3 बन जाएगा, जिससे इसे क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। म्यू 0 आ जाएगा, तो डायमैग्नेटिक भी होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। CuNH3 भी एक स्पेशल केस है, इसलिए इसे लिखा गया है। अमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है, ध्यान रखना अमोनिया Fe2+ के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कॉपर 2+ में इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो हुंड्स रूल के हिसाब से सब में एक एक दिया, फिर पेयरिंग करा दी। ठीक है, अब अमोनिया स्ट्रॉन्ग है तो इसे अपनी आखिरी सीट खाली करानी, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को खुदा के आगे भेज देता। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के आगे भेज देता है, और जो ऑर्बिटल्स बनाता है वो अंदर वाला एक ऑर्बिटल क्या करता है, खाली छोड़ देता है, और एक इलेक्ट्रॉन को पीछे वाले p ऑर्बिटल में डाल देता है। ठीक, अब जब अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या करता है, इस तरह से करता है और ये DsP2 बना देता है। जब ये DsP2 बनाता है तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसका म्यू कितना आ जाता है, म्यू √1 × 1 + 2 यानी कि √3 आ जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफरेंस। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफरेंस। तो ट्रांसफरेंस होता क्या है, इट इज द शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर एनर्जी लेवल इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो एक इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने को हम कहते हैं ट्रांसफरेंस। इसमें पहली कंडीशन क्या है कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा सकता है। कितने कर सकते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कितने लोगों ने ट्रांसफरेंस पढ़ा बताना मेरे को। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो होनी चाहिए, और देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब 3 कंडीशन है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बनने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। इतना काम होना चाहिए तो हम ट्रांसफरेंस करा सकते हैं। और अमोनिया CU अमोनिया 4 वाला क्लासिकल केस है इसका। अब बात करते हैं, बुराई कर लेते हैं किसकी, VVT की। तो ड्रॉबैक क्या थी कि वो ये नहीं बता पा रहा था कि कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा क्लैरिटी से और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक,
उसके पास मैग्नेटिक वेरिएशन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था टेम्परेचर के हिसाब से। तुमने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो तुमने वो पढ़ा होगा ना, क्यूरीज लॉ, कि मैग्नेटिक सब्सर्बिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो इसके पास कोई इसका रीजन नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वीवीटी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बता पा रहा था और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई बात नहीं कह पा रहा था। तो वीवीटी की कहानी यहाँ पे समाप्त हुई। अब बात आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है यार हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये केवल प्योरली मेटल्स और लिगेंड्स के बीच का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कुछ भी नहीं है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड्स। ठीक, डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल हैव सेम एनर्जी। कैसे होते? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं फ्री एटम में, लेकिन उनकी डिजेनेसी लैग कर जाती है जब वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उनकी डिजेनेसी क्या करती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर लैग कर जाती है, खत्म हो जाती है जब वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो डी ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं? अब ये यहाँ से तुम्हें समझने की बात शुरू और ज़्यादा हो जाती है कि डी ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है अलॉन्ग द एक्सिस और एक होता है इन बिटवीन द एक्सिस। तो अलॉन्ग द एक्सिस कौन कौन से हैं? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इन बिटवीन द एक्सिस कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो CFT अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की करेंगे तो हम लोग किसके लिए करेंगे? ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स करेंगे, टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स करेंगे और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स करेंगे। अब हम CFT ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की जब करते हैं तो हम कहते हैं क्या कि जो मेटल बीच में रखा था उसमें जो 6 लिगेंड आ रहे थे वो सारे कहाँ से आ रहे थे? वो अलोंग द एक्सिस आ रहे थे। ये XYZ एक्सिस हो गई, किधर से आ रहे थे? अलोंग द एक्सिस। तो वो ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस रखे हैं वो ज़्यादा रिपेल होंगे किससे? विद रिस्पेक्ट टू दोज विच आर नॉट अलोंग द एक्सिस और विच आर इन बिटवीन द एक्सिस। तो ऑल द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, मूविंग लिगेंड्स विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज orbitals of the metal which lie along the axis will get more repelled by the ligand। तो क्या करेंगे? बाइफर्केट कर जाएंगे। जो along the axis थे वो ज़्यादा रिपेल हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और जो in between the axis थे वो थोड़े से स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो जो रिपेल हुए उन्हें वो कितना रिपेल हुए? 0.6 डेल्टा वो रिपेल हुए, और जो स्टेबलाइज हुए वो -0.4 डेल्टा वो स्टेबलाइज हुए। तो जो नेट डिफरेंस आ गया एनर्जी में वो कितना आ गया? 1 डेल्टा ओ का आ गया, यानी इसे हम 10dq कहते हैं। और जो बीच वाली सेंटर वाली लाइन है जहाँ से हम ये मेजर कर रहे हैं उसे कहते हैं बेरी सेंटर। जो 2 ऑर्बिटल ऊपर गए वो कौन कौन से थे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। उनका नाम उन्हें नाम देते हैं ईजी। जी स्टैंड फॉर गैरेट। गैरेट माने होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। और T2G कहते हैं नीचे वाले ऑर्बिटल कौन कौन से? जो TXY, DYZ और DZX हैं। E और T2G आता है टर्म सिंबल से, जो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से आता है, जिसे हमें नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। जी स्टैंड फॉर गैरेट मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, अब हमने FeCN6 4- का एग्जाम्पल देखा था। तो Fe4- में जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कराते? पेयर करा रहे थे। वो क्यों करा रहे थे? अब देखो क्या हुआ कि D6 कॉन्फ़िगरेशन था, तो पहले ये D6 कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से फुलफिल हो गया। अब Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उसने ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसे क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा? फायदा होगा। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा? T2G4 और Eg2, लेकिन आफ्टर पेयरिंग क्या बन गया? T2G6 बन गया। तो उसे क्या हुआ कि डेल्टा मतलब जो एनर्जी ऊपर से नीचे आई उसमें ट्रांसफर हुआ। देखो भाई सिंपल बात समझो कि जब हमने वीवीटी में अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे होंगे तो पेयरिंग एनर्जी वैसे रिपल्शन आ रहा होगा, क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ तो रहना नहीं चाहते। तो और एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो वो एनर्जी ये वाली एनर्जी है, डेल्टा ओ वाली। तो पी को हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। अगर डेल्टा ओ ज़्यादा हुई पेयरिंग एनर्जी से, मतलब ऊपर से नीचे कूदने में फ़ायदा हो रहा है, तभी कूदेगा, तो हम कहेंगे पेयरिंग हो रही है। अगर डेल्टा ओ कम हुआ पी से तो फिर नहीं कूदेगा। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFT लिखे तो टेट्राहेड्रल बेस्ट कब डिस्क्राइब होता है? जब हम उसे क्यूब के ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर पे रख देते हैं एटम्स को। अगर हम क्यूब के ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स पे एटम्स को रखते हैं तो बेस्ट टेट्राहेड्रल डिस्क्राइब होता है। तो टेट्राहेड्रल फील्ड जब लगाते हैं तो लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं? मेनली लिगेंड्स आ रहे हैं इन बिटवीन द एक्सेस। जो लिगेंड्स इन बिटवीन द एक्सेस आ रहे हैं तो किसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी भाई? इन बिटवीन द एक्सेस वालों की। सिंपल सी बात है कि अगर लिगेंड जो है वो इन बिटवीन द, जब अलोंग द एक्सिस आ रहे थे तो किसकी बढ़ रही थी? अलोंग द एक्सिस वालों की। अगर इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं तो इन बिटवीन द एक्सिस वालों की क्या होगी? एनर्जी बढ़ेगी। तो इन बिटवीन द एक्सिस वाले क्या होंगे? ऊपर चले जाएंगे, और अलोंग द एक्सिस वाले नीचे आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, देखो यही हुआ। इन बिटवीन द एक्सिस कौन से थे? DXY, DYZ और DZX, ये ऊपर चले गए, और ये क्या हो गए? जो अलोंग द एक्सिस वाले थे वो नीचे आ गए। इसमें -0.6 डेल्टा टी हो गया और -0.4 डेल्टा टी हो गया। ठीक, तो ये डेल्टा टी हो गया। और डेल्टा टी और डेल्टा ओ में रिलेशन 4/9 आता है। 4/9 कैसे आता है? 2/3 बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ लिगेंड है, 2/3 फ्रॉम द नंबर ऑफ डायरेक्शन। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगा। CFT फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अपने सिलेबस में नहीं है एज सच। ठीक,
2023 में क्वेश्चन आया तो जॉन टेलर वाला मैं करूंगा तो मैं बता दूंगा वहीं पे, ठीक है, वहीं समझा दूंगा। यहाँ पे उसे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैसे 4 लिगेंड आ रहे हैं वो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो मेटल को पहला कैसा महसूस होगा कि अरे सब लोग अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो क्या करेगा वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट कर जाएगा। तो ये ऊपर चला गया। और अच्छा टेट्राहेड्रल में ये ध्यान रखना कि ये ई होता है, ई जी नहीं है ना, जी नहीं। टेट्राहेड्रल फील्ड कैसी होती है, सिमेट्रिक नहीं होती, तो उसमें ई जी नहीं ई और टी टू लिखते हैं। कई जगह गलत लिखा हुआ होता है, लोग उसी को पढ़ते पढ़ाते रहते, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे लोग, है ना। तो डी ऑर्बिटल पहले क्या हुआ, स्प्लिट हुआ कैसे, डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब क्योंकि अलोंग द जेड एक्सिस कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो जेड क्या होगा, वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा और एक्स वाई वाला थोड़ा और रिपेल हो जाएगा। और डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में जो एक्स वाई प्लेन में ही सारा खेल हो रहा है, क्योंकि तो डी एक्स वाई वाला भी ज़्यादा रिपेल होगा किससे, डी वाई जेड और डी जेड एक्स से। सिंपल सी बात है। इसके बाद बात आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें याद रखनी है, एनसीईआरटी से लिखी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। इसे याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। ठीक, मैंने लिखा भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द ऑर्डर एज इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। तो इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि हैलाइड डोनर सबसे वीक डोनर होते हैं और कार्बन डोनर सबसे स्ट्रांग होते हैं, जो पहली लाइन बताई थी मैंने। अब हाउ टू कैलकुलेट सी एफ एस सी, क्रिस्टल फील्ड स्टिल्वेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सी एफ एस सी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी टू जी ऑर्बिटल इंटू -0.4 डेल्टा ओ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल प्लस 0.6 डेल्टा हो, और ये एक्स पी क्या है, पी इज पेयरिंग एनर्जी, वेयर एक्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर पेयर्ड। ठीक, अब फॉर D6 सिस्टम अगर हम बात करें तो वीक फील्ड में अगर हम देखें तो T2G और EG6 लिखेंगे, रख देंगे वैल्यू उठा के, तो -0.4 डेल्टा है, और T2G अगर स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में रखेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी, तो ये डेल्टा है -0.4 आया, और 2 इलेक्ट्रॉन ने पेयर किया, इसलिए क्या हुआ, EG वाले दोनों पेयर होने चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ने पेयर किया तो 2p लिख दिया। ठीक है, ये तो आसान बात है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी सेम करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई ऑर्बिटल इंटू -0.6 डेल्टा टी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल्स प्लस 0.4 डेल्टा टी। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा टी क्या होगा, लेस देन डेल्टा पी होता है, इसलिए कभी भी पेयरिंग नहीं हो पाती। डेल्टा ओ और डेल्टा टी में क्या रिलेशन था, डेल्टा टी इज इक्वल टू था 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ, और हम कह रहे हैं कि डेल्टा टी हमेशा कम होगा किससे, पी से, तो कभी भी पेयरिंग की कोई चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। कह रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी क्या होगा, पुल बढ़ेगा। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी पुल बढ़ेगा, जब पुल बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, मैं इसे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही बहुत साफ लिखा हुआ है वो, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। इसकी देखो कितनी +3, इसकी कितनी +2, तो ये साइन सही लगा हुआ। इसमें देखो इसकी +3, इसकी +2, तो ये साइन सही लगा हुआ। ठीक, नेचर ऑफ लिगेंड पे कैसे होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी क्या होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉजेज ग्रेटर स्प्लिटिंग एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर सेंट्रल एटम सेम है तो जिसका स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसकी क्या होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जो ऑर्डर लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वाटर से, और वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, एफ से। हम कैसे देख लेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेंगे। चिलेशन से क्या होता है, चिलेशन से रिंग फॉर्मेशन होगा, और रिंग फॉर्मेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो चिलेटिंग लिगेंड्स और रिंग फॉर्मिंग लिगेंड्स कॉजेज ग्रेटर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल रिगार्डलेस ऑफ द डोनर एटम। तो चिलेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ईएन क्या करेगा, ईएन चिलेशन करेगा, कॉजेज चिलेशन, और इसमें नो चिलेशन। तो चिलेशन जिसमें होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। आइडेंटिटी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ठीक है यार, थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगी लेक्चर की, मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा, फिर लोग कहते हैं आखिरी में आप घास काट देते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE डिपेंड्स अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ द सेंट्रल मेटल लाइन। सेंट्रल मेटल लाइन की आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है कि मतलब वो सेंट्रल मेटल लाइन कौन सी ट्रांजिशन सीरीज का है, 3D का है, 4D का या 5D का है। ठीक, द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ 5D सीरीज इज 25% मोर देन दैट ऑफ 5D सीरीज इज 25% मोर देन दैट ऑफ 4D सीरीज, विच इन टर्न 50% ग्रेटर देन 3D सीरीज। तो जब
मेटल ही चेंज हो रहा है तो जो मतलब हमारे डोनर एटम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो मेटल ही ज़्यादा स्प्लिटिंग करा दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि NiCl4 जैसे कैसा है sp3, PdCl4 कैसा होगा dsp2 और PtCl4 भी कैसा होगा dsp2 होगा। ये बात ध्यान रखना थोड़ी, है ना, इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? इन जनरल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन कॉमन सॉल्ट। तो सही बात है, तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू देख लेते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KF, जितना KF ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इस KF को अफेक्ट कौन कौन कर रहा है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स CFSE। जितनी CFSE ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा होगी। और CFSE किस पर डिपेंड कर रही है वो हम लोगों ने ऊपर पॉइंट लिख लिए हैं। ठीक, चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ज़्यादा होगा और उतनी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख दिया CO2 प्लस Ni2 प्लस CO2 प्लस Fe3 प्लस और Fe2 प्लस और Mn2 प्लस। ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चिलेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से भी हम स्टेबिलिटी को जज कर सकते हैं। इन केस ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन tends to attain the nearest noble gas configuration by accepting electron pair और donating electron। या तो वो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबिलिटी लेना चाहता है या इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी देना चाहता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं, Z इज इक्वल टू, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का है, दे आर द सेम थिंग। ज़्यादा पॉपुलर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इसलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कर रहे हैं। EN क्या होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z एटॉमिक नंबर हो गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब जैसे FeCN6 4 माइनस में निकालना है तो FeCN6 4 माइनस में क्या करा, देखो Fe की प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 2 और 2 इंटू 6 तो 36 आ गया। इसका EN अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 27, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, 2 इंटू 6 36 आ गया। क्रोमियम में, क्रोमियम कह रहा है कि अगर इसका EN 36 है तो हमें निकालना है X की वैल्यू। तो हमने क्या किया, 24 हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 36, तो X वैल्यू 36 आ गई सिंपल तरीके से। अब कई बार ऐसा सवाल आता है कि इनमें से पूछा जाता है इन तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा या किसका रिडक्शन होगा, कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है ऑक्सीडेशन के लिए, कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है रिडक्शन के लिए। तो EN हम निकालेंगे, अगर EN 35 आई है तो इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें जाना चाहेगा, 36 में जाना चाहेगा। तो ये 36 में जाना चाहेगा नहीं, रिड्यूस होगा। क्रोमियम का EN देखो 36 आ रहा तो इसका ना ऑक्सीडेशन की जरूरत है ना रिडक्शन की जरूरत है। और MN के केस में 37 आ रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या करेगा, 37 है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो इसे फायदा मिलेगा, है ना। हेप्टिसिटी क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द लिगेंड्स टू विच द डोनेटिंग विल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलोंग्स टू इज कॉल्ड हेप्टिसिटी। मतलब कि अगर बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन कितने एटम से कार्बन से बिलोंग करता है 6, तो उसे हम कहते हैं इसकी हेप्टिसिटी कितनी है 6। साइक्लोपेंटाडाइन आयन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन कितने कार्बन को बिलोंग कर रहे हैं, 5 को कर रहे हैं, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी कितनी आ गई 5i। तो जी सॉल्ट में इसकी हेप्टिसिटी कितनी लिखेंगे 2। फेरोसिन जो सैंडविच कंपाउंड है, ये कैसे कंपाउंड है, इन कंपाउंड को हम कहते हैं क्या कहते हैं, ये सैंडविच कंपाउंड है, सैंडविच कंपाउंड है, स्पेलिंग गलत लिख देता है, सैंडविच कंपाउंड है ये, ठीक सैंडविच कंपाउंड है। तो क्या करेंगे, इनके लिए हम हेप्टिसिटी निकालेंगे तो eta5 लिखेंगे, इसका EN 36 आ जाएगा। कलर कंपाउंड में क्यों आते हैं, कलर के रीजन होते हैं DD ट्रांजिशन, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, रेजोनेंस। कलर इन डाइज और इंडिकेटर्स में क्यों होता है, रेजोनेंस का मतलब जब भी डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, कलर आएंगे, पोलराइजेशन, एफ सेंटर्स और होमोलुमो ट्रांजिशंस। तो DD ट्रांजिशन देख लेते हैं। ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिटल टू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, व्हेन द ट्रांजिशन अकर्स electron jumps from high energy level to lower energy level, it will emit some energy correspondingly to that some energy some wavelength in visible region। तो हम इसे क्या लगते हैं, कलर व्हील बना लेते हैं। इट इज, ठीक है, ये हमारा कलर व्हील है, क्या है, कलर व्हील है। कलर व्हील को तुम ऐसे लेके बहुत तेज दौड़ो, वाइट दिखाई देता, रुक जाओगे तो हमेशा तुम्हें ये बचपन में मेले में मिलता, तुम जाना कभी ले आना, है ना। तो ये विवग्योर वाला कलर व्हील है कि अगर किसी कंपाउंड ने जो एब्जॉर्ब लाइट है अगर उसने ग्रीन कलर की एब्जॉर्ब करी है तो एमिट कौन सी करेगा, रेड की करेगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कलर के आमने सामने वालों की ही लाइट अगर जो एब्जॉर्ब की उसके करस्पॉन्डिंग लाइट ही एमिट होगी, ठीक। तो इफ CFSE इज मोर, वेवलेंथ विल बी लेस एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। अगर CFSE ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब लाइट कम होगी और हायर एनर्जी की लाइट क्या होगी, एमिट होगी, ये ध्यान रखना, है ना।
दूसरा क्या है LMCT। LMCT का मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका D0 कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए क्या होता है, उनके लिए LMCT काम करता है। जैसे कोई पूछ ले MnO4 माइनस में कलर क्यों आ रहा है, तुम कहते हो DD ट्रांजिशन है, गलत हो जाएगा भैया। DD ट्रांजिशन की वजह से थोड़ी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि DD ट्रांजिशन के तो D इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास। तो बेसिकली ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ रहा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी D3S हो जाएगा। ऐसे K2Cr2O7 देख सकते हैं, CrO5 दे सकते हैं। तीसरा तरीका तो अपना रेजोनेंस वाला है। बेंजीन मतलब जो डाइज में कलर आ रहा था, बिल्कुल फिनोप्सिलिन जैसे कलर आ रहा है, वो रेजोनेंस की वजह से आ रहा है। वो तो सिंपल सी बात है। कलर पोलराइजेशन की वजह से कैसे आएगा, जैसे AgCl, AgBr और AgI। AgCl कैसा है, वाइट है। AgBr कैसा है, येलो है। और AgI कैसा है, ब्राइट येलो है। सबका 4D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो DD ट्रांजिशन का तो कोई स्कोप ही नहीं बनता, चवन्नी भर भी है ना। तो जब स्कोप नहीं बन रहा है तो कलर क्यों आ रहा होगा, कलर आ रहा होगा पोलराइजेशन की वजह से। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना इंटेंस कलर दिखाई देगा हमें। फिर बात आती है एफ सेंटर्स की। सॉलिड स्टेट सिलेबस से हट गया, लेकिन एफ सेंटर्स तो पूछे जा सकते हैं। एफ सेंटर्स से कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है तो उससे भी कलर्स आते हैं। ठीक है ना। और होमोलुमो ट्रांजिशन की वजह से लास्ट लिख देते हैं होमोलुमो ट्रांजिशंस। होमोलुमो ट्रांजिशंस की वजह से जो कलर है इन हेलोजेंस ज़्यादा डिफाइन होते हैं। इन हेलोजेंस जो कलर आते हैं वो होमोलुमो ट्रांजिशन की वजह से आते हैं। जैसे F2Cl2Br2I2 है, तो जो Cl2Br2I2 F2 कैसा है, कलरलेस है। Cl2 कैसा है, ग्रीनिश येलो। Br2 कैसा है, रेडिश ब्राउन। और I2 कैसा है, वॉयलेट है। तो इनमें कलर किसकी वजह से आते हैं, होमोलुमो ट्रांजिशन की वजह से आते हैं, बस याद रखना। अब बात आती है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म का मतलब तो हम जानते हैं, बेसिक मतलब कि सेम एम्पिरिकल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला विद डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक, तो दो तरह की हो सकती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन कौन सी हो सकती है, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन पोजीशन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकती है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले पढ़ते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स। इन दिस केस द प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी गॉट इंटरचेंज। जैसे अगर हमने लिख दिया CONH3 BrSO4 और इसमें SO4 को अंदर ले लें, Br को बाहर कर दो, तो पानी में डालेंगे तो ये SO4 2 माइनस का टच देगा, ये Br माइनस का टच देगा। और कैसे चेक कर लेंगे, AgNO3 के साथ दोनों में AgNO3 डालेंगे तो AgBr कैसा आ जाएगा, पेल येलो। और AgSO4 का Ag2SO4 कैसा होगा, वाइट होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी कैसी वैलेंस आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। क्या, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपस में इंटरचेंज हो रही है, उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। मतलब जो वाटर है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। ठीक है, तो हमने एक वाटर को बाहर कर दिया, देखो कलर चेंज हुआ। दो वाटर को बाहर कर दिया, तीनों वाटर को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के साथ वाटर को होल्ड करने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। तो पानी अगर अंदर बाहर हो रहा है, सिंपल है, पानी अंदर बाहर हो रहा है तो कौन सी आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आनी चाहिए, है ना। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन सी होती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म इज शोन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसकी आइसोमेरिज्म सिंपल है यार, ऑर्गेनिक वाले से, कि लिंकेज आइसोमेरिज्म इज शोन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या कर रहे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे कैसे, कि वो साइनाइड जब C से देगा तो और N से देगा तो NO2 भी देखो, ये दोनों कैसे आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर है। बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे N से डोनेशन हो रहा है, यहाँ पे O से डोनेशन हो रहा है। ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म कैसे होगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म में क्या होता है, द कंपाउंड्स व्हिच हैव बोथ कैटायनिक एंड आयनिक पार्ट एज कॉम्प्लेक्सेस शोज दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बाय द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द टू एटम। तो हमने क्या किया, एक अमोनिया को किससे चेंज कर दिया, एक CN से चेंज किया, फिर दो अमोनिया कर सकते हैं, ऐसे सबको चेंज कर देंगे तो हमें क्या होगा, हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। जब सारे चेंज हो जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, इससे ऐसे देख के ऐसा लगता है कि मेटल चेंज हुआ, लेकिन मेटल नहीं चेंज हुआ, लिगेंड चेंज हुए हैं। और क्यों, क्योंकि पहले कैटायन को लिखना है और बाद में एनायन को लिखना है, तो फिर हम उसे वैसे लिख देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है जब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगी, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। मतलब क्या, कि जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में एक लिगेंड अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाए तो हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स देख के पता चल जाएगा ऐसा होने वाला कि नाइट अमोनिया यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, वाटर एक उठ के इधर आ गया, तो इसे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं।
अब बात आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि उसके लिए प्लेनर होना चाहिए। तब तक नहीं करेंगे जब तक जो लिगेंड है वो खुद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना शो करे, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो जब हम बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा तो हम उसे कहेंगे सिस फॉर्म, और जब 180 डिग्री होगा तो उसे कहेंगे ट्रांस। तो अगर चारों एटम एक जैसे हो गए तो नो जीआई, तीन एक जैसे हो गए तो भी नो जीआई। अगर दो अलग अलग हुए तो देखो ए बी और बी कैसे हो गए, इसमें सिस ए और ए कैसे हैं सिस, तो इसे हमने सिस फॉर्म का। इसमें बी और बी कैसे हैं 180 डिग्री पे, तो हमने इसे क्या कह दिया, ट्रांसफॉर्म कह दिया। ठीक है, बना के देखोगे मेरे साथ साथ तभी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एम ए टू बी सी के बना के देखो तो एम क्या हो गया, ए सिस रख दिया और ए को क्या रख दिया, ट्रांस रख दिया। ऐसे ही एम ए बी सी डी के बनाए तो क्या करा, एक को फिक्स कर दिया और बाकी तीन को घुमा दिया, और ये जो मैं लिखता हूँ ये क्या है, ट्रांसफेयर। ये ट्रांसफेयर तीनों अलग अलग आने चाहिए थे, तो ये क्या हो गई, ये हमारी तीन बन गए इसके क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एम ए टू में ए क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड हैविंग सेम एटम। जैसे जब हम बाइडेंटेड लिगेंड लगाते हैं तो ध्यान रखते हैं हमेशा वो सिस ही लगाए जा सकते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड को ट्रांस हम लोग नहीं लगा सकते, बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग ट्रांस नहीं लगा सकते। तो ए बी अगर हमने लगाया तो ये ए बी और ये ए बी। अब हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हम क्रॉस ओवर नहीं कर सकते। मान लो कि तुम चाहो कि तुम ऐसा बना दो कि ए से बी यहाँ बना दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में करें। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जीआई अगर 6 मतलब अगर एम ए 6 है तो कोई जीआई नहीं होगी, एम ए 5 बी में भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। एम ए 4 बी 2 में देखोगे तो एम ए 4 बी 2 में क्या होगा, बी बी यहाँ पे क्या होगा सिस, और बी बी यहाँ पे कैसे है, ट्रांस हो गई। एम ए 3 बी 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एम ए 3 बी 3 में जो ये आइसोमर होता है इसे कहते हैं फेशियल आइसोमर। ये क्या कहलाता है, फेशियल, क्योंकि इसमें देखो एक फेस बन जाता। ठीक, ये फेस बन गया और एक दूसरा फेस बना लो तो एक दूसरा फेस ऐसा बन गया। तो क्या है, ये फेशियल आइसोमर है। और ये कहता है मेरिडोनियल आइसोमर। क्या कहता है, मेरिडोनियल आइसोमर। मेरे को इसे इरेज करना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब रंगेंगे इसे। ठीक है, तो फेशियल में क्या होगा, फेस बना सबको दिखाई देगा, और मेरिडोनियल में कोई फेस नहीं बना होगा। एम ए 3 बी सी डी के भी हम लोगों ने बना के देख लिए। A3 को सबको शेष रखा, भाई बना के देखने पड़ेंगे। तो इसके कितने बन जाएंगे टोटल, 4 बन जाएंगे। एम ए 2 बी 2 सी 2 के कितने बन गए, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन गए, 5 बन गए इसके। एम ए 3 बी 3 के बनाओगे तो 2 बन जाएंगे। ठीक, ऐसे ही एम ए बी 2 सी 2 के बनाओगे तो इसके कितने बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे 5। हमसे बना के देखने पड़ेंगे, बिल्कुल भाई बना के ही देखने पड़ेंगे, कोई और रास्ता नहीं है, बनाना ही पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें पहले से ही प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कायरल सेंटर का होना जरूरी नहीं था। क्या था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ज़्यादा जरूरत थी क्या, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए ना फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो हम क्या कहेंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो इन जनरल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब चारों लिगेंड अलग होंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब हम देखेंगे तो कंपाउंड के पास क्या नहीं होना चाहिए, पीओएस नहीं होनी चाहिए और सीओएस नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, रिवर्स चलते हैं। तो इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को देखना शुरू करें तो यहीं से देखना शुरू करेंगे। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मिल गई तो फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो इसमें देखना प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। अगर मैं ये प्लेन ले लूँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इसमें देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जब देखनी होगी तो थोड़ी विचित्र तरीके से देख पाओगे। देखो एक प्लेन ऐसा लो जिसमें ये हो, ऐसा प्लेन जिसमें ये दोनों हो, और एक प्लेन जो इसे 20 से यहाँ से काट दे, मतलब इन दोनों को कंटेन करे और 20 से काट दे, तो ये भी क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ये ऐसा था कि ए बी ऐसा प्लेन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, और ए बी ऊपर है तो इसे यहाँ से काट दिया तो ए एक तरफ आ जाएंगे, बी बी एक तरफ आ जाएंगे, और ए बी हमने कंटेन कर लिया। इसी तरह से अगर इसमें देखोगे तो इसमें देखो यहाँ पे ये प्लेन मिल गया, इसमें देखो कोई प्लेन मिल रहा है क्या, इसमें तुम्हें देखो कोई प्लेन नहीं मिल रहा, तो यानी कि इससे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी तो इसके 2 बन जाएंगे, इसका एनेंशियोमर ही बनेगा। ठीक, इसके अगले वाले में देखो प्लेन मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है प्लेन। इसके अगले वाले में प्लेन मिल रहा है, देखो बिल्कुल बन रहा है प्लेन। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती जाएगी तब तक कोई दिक्कत नहीं। अब बाकियों में तुम
अगले वाले में तुम्हें होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं कि इसमें तुम निकाल के रखोगे कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। AB3 में देखोगे तो ये क्या है, ये प्रोपेलर टाइप शेप है, तो जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, या इस वाले की बना के दिखा देता है, इसकी मिरर इमेज बनाओ, तो मिरर इमेज कैसी बनाओगे, ए बी बी ए और बी और ए, ये कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। तो ये कैसे हैं, ये इनैंशियोमर्स है। सेम इसके साथ होगा ×2, यानी कि इसका भी इनैंशियोमर बनेगा, ठीक। बाकियों को तुम चेक करोगे अपने आप, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी खत्म हो गई। अब बात आती है मेटल कार्बोनाइल्स की। थोड़ा ही सा है, बहुत जरा सा है, आसानी से हो जाएगा। मेटल कार्बोनाइल्स में क्या होता है, CO कैसा होता है, सिग्मा डोनर होता है और पाई एक्सेप्टर होता है, सिग्मा डोनर होता है और पाई एक्सेप्टर होता है। तो ये क्या करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है और मेटल से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके सिनर्जी बॉन्डिंग करता है, ठीक। तो बिल्कुल इस तरह से इसे दिखाया जा सकता है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया नंबर 1 और ये इधर चला गया नंबर 1 और नंबर 2 डाल देता है ऐसे, ठीक। तो M2C जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती आती है बैक बॉन्डिंग से, और इसमें से क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग कैन बी कंपेयर्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, तसल्ली से कर लेते हैं इसे, कि ऑक्सीडेशन देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ज़्यादा था नहीं, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है हमने जल्दी कर दिया तो बिल्कुल नहीं, बस उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी, तसल्ली से देखोगे बिल्कुल आंसर आएगा ही आएगा, सही गलत नहीं आ सकता, बस तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है थोड़ी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन, सेंट्रल मेटल लाइन क्या, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल मेटल लाइन, हेंस क्या होगा, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ बैक बॉन्डिंग। जितनी टेंडेंसी ऑफ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, M2C बॉन्ड उतना क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और MCO बॉन्ड उतना कैसा होगा, वीक होगा। वीकर CO बॉन्ड होगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ CO की इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ऐसा अगर हम इसमें देखें तो जिसमें मेटल के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैक बॉन्डिंग अच्छी करेगा, तो बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग की एक्सटेंट सबसे ज़्यादा किस में होगी, 3 में सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और CO बॉन्ड लेंथ भी उसी की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि बैक बॉन्डिंग करेगा तो CO बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन इज सेम, तो हम क्या करेंगे, Z इफेक्टिव कंपेयर करेंगे, जितना Z इफेक्टिव कम होगा M2C बैक बॉन्डिंग उतनी, जितना Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, M2C बैक बॉन्डिंग कम होगी और स्मॉलर होगी CO बॉन्ड लेंथ, क्योंकि वो इफेक्टिवली पकड़ के रखेगा तो डोनेट कम करेगा, सिंपल सी बात है। अब हमें MM बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए करना है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में दे तो डाइकोवाल्ट ऑक्टाकार्बोनेट ले लें, तो इसमें हम नंबर ऑफ CO बॉन्ड कैसे निकालेंगे, तो हम पहले करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इंटायर मॉलिक्यूल, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच लिगेंड एंड द चार्ज, ठीक। ए मान लेंगे, सब्सट्रैक्ट दिस नंबर इनटू 18 n into 18 where n is the total number of ions in the complex, तो n into 18 minus a इसे b कहेंगे, b/2 will be the total number of bonds in the complex। जैसे डाइकोवाल्ट ऑक्टाकार्बोनेट लिया तो कोवाल्ट का a कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s और 3d दोनों को काउंट करेंगे तो आ गया 9, 9 2 18, और इसका क्या गया 8 into 2, तो ये कितने हो गए 34। b की वैल्यू निकाली तो 2 मेटल से इसमें, तो मेटल लाइन कितने थे 2, तो 18 into 2 माइनस से कितना आ गया 2, तो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने आ गए 1 आ गए, ठीक। तो इसका बॉन्ड बना दिया, देखो है सिंपल सा। ऐसे Mn2CO10 का निकालोगे तो Mn2CO10 का भी इस तरह से निकल आएगा, ठीक। Mn2CO10 का भी निकल आएगा, ए की वैल्यू हो गई 34, फिर M एक बॉन्ड आ गया। तो अब इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें स्ट्रक्चर से कि कब CO का हमें ब्रिज बनाना है कब नहीं बनाना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं उसका, है ना। कुछ कैटलिस्ट के नाम जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट, हमें रोडियम के साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और क्लोरीन के साथ विल्किंसन कैटलिस्ट बनता है जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में काम करता है, जो डबल बॉन्ड जो एंड में होता है केवल उसी को रिड्यूस करता है, सेंटर वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। जिगलर नाटा कैटलिस्ट हाइड्रोजनस कैटलिस्ट है। जिगलर नाटा क्या होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, इट इज़ यूज फॉर लो टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथिन बनाने के काम आता है, ठीक। फिर सिस्प्लेटिन एंटी कैंसरस एंटी ट्यूमर एजेंट होता है, ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर के लिए यूज होता है। लेड पॉइजनिंग इन बॉडी कैन बी रिमूव बाई EDTA,
ठीक, हीमोग्लोबिन में Fe2+ होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी Fe2+ होता है, क्लोरोफिल में Mg2+ होता है और विटामिन बी में CO2+ होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 80 मिनट में ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल रश आउट नहीं किया है। आखिरी वाले वीडियो को थोड़ा सा पार्ट को थोड़ा स्लो करके देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहो, खूब पढ़ो, हम लोग जरूर सेलेक्ट होंगे। और इसके PYQ सेशन भी जल्दी जल्दी आना शुरू होने वाले हैं। कल से 2 वीडियो मिलेंगे देखने के लिए। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा ध्यान रखेंगे अपना, तबीयत नहीं खराब होने देंगे, पार्टी नहीं करेंगे न्यू ईयर की, और खूब सारा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।